फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आपका स्वागत है दोस्तों। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आज प्रीवियस ईयर जून 2011 का प्रश्न लेके आया हूँ सीटेट का, जो कि 1 to 5 क्लास के लिए है। और आज का जो सब्जेक्ट है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP, जो कि जून 2011 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उसी प्रीवियस ईयर का कुछ 30 प्रश्न हैं दोस्तों। ये 30 प्रश्न हम हल करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा और साथ ही साथ प्रश्न को कैसे हल करना है वो भी बताऊंगा डिस्क्रिप्शन के साथ। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। नंबर बी, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। पढ़ाने की उत्सुकता। तो आप सबसे पहले करें, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो सही करें, जो गलत लगता है वो गलत करें। जैसे कि धैर्य और दृढ़ता, जैसे इसमें संभावना लगता है ये हो सकता है। अब दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ये बिल्कुल सही नहीं लगता है कि अगर कोई कितना भी ज्ञान हो, अगर पढ़ाने का ट्रेनिंग नहीं है तो पढ़ा नहीं सकते हैं। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास स्टैंडर्ड भाषा होनी चाहिए उसकी। और आगे है पढ़ाने में उत्सुकता, ये भी नहीं है। तो शिक्षकों में जो मेन जो इस चारों में से जो मुख्य होना चाहिए, हालांकि चारों है लेकिन चारों को जो तुलना करेंगे सबसे बेहतर है कि शिक्षकों में जो होनी चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ए। जैसे प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे एक शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहायता कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो कभी भी किसी बच्चे को डांटेंगे नहीं कि प्रश्न पूछने में, कि डांटेंगे नहीं, वो धैर्य रखेंगे। किसी बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, इस तरह का शब्द यूज नहीं करेंगे। वो धैर्य रखेंगे, एक दिन बच्चा ज़रूर सीखेगा। ऐसा शिक्षक में प्रवृत्ति और होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, तो जब पूरी अनुमति देता है जैसे हो वैसे बैठें, तो कुछ शिक्षार्थी क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। कुछ क्या करते हैं, चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस परिस्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो आपका 4 तरीका यहाँ दिया हुआ है, चारों में से जो बेहतर है वही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो पहला है कि अभिभावक को जो प्राचार्य से क्या करना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। प्राचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। और दूसरा है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। शिक्षक पर क्या करना चाहिए, तो विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या का चर्चा करनी चाहिए। अगला है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चा को निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम है, एक स्कूल से निकाल लेंगे, फिर दूसरा स्कूल में इस तरह कोई प्रॉब्लम हो, दूसरा से स्कूल से बच्चे निकाल लेंगे, तो अभिभावक कितने स्कूल बदलेंगे, तो ये गलत है। अगला है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इस चारों में से जो सटीक लगता है वो है आंसर बी। आंसर होगा दोस्तों इसका बी, क्योंकि अभिभावक को सबसे पहले कि शिक्षक पे विश्वास रखना चाहिए कि हम बच्चे जो हमारे जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ाएंगे, पहले ये विश्वास रखना चाहिए। और फिर भी किसी तरह की समस्या अगर आती है तो उसमें शिक्षक के साथ उस समस्या का चर्चा करना चाहिए।
ना कि शिक्षक से उलझना चाहिए या बच्चा निकालना चाहिए, इस तरह का करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सा अवस्था है? तो इसका आंसर 4 है। चारों में से कौन सा अवस्था होगा? तो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा दोस्तों। तो वो है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है, जो कि बच्चा में एक ऐसा गुण आ जाता है, तार्किक क्षमता आ जाती है और वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आंसर सी होगा, मूर्त और संज्ञानात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, जो है वस्तुओं व घटनाओं से, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करते थे। इस अवस्था का जो प्रसार होता है 7 से 11 वर्ष होता है। जो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होता है वह 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं का जो समझने योग्य हो जाते हैं। और मनोविज्ञान जैसे पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। जो प्रमुख 5 योग्यताएं हैं पियाजे के अनुसार वो है संरक्षण, पहला है संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार वर्गीकरण, और 5वां है पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये गुण आ जाते हैं बच्चों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मन का मानचित्र संबंधित है। जो मन का मानचित्र है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो मन का जो मानचित्र है, यहाँ 4 ऑप्शन है, साहित्य कार्यों की क्रिया योजना से, जो क्रिया योजना होता है उससे। नंबर बी है मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशील पर अनुसंधान से, या बोध जैसे समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका आंसर होगा सी। आखिर सी क्यों होगा आंसर? इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। मन का जो मानचित्र का अर्थ होता है कि मन की क्रियाशील, जो भी मन में जो भी क्रिया हो रही है उस पर अनुसंधान से होता है। अर्थानुसार किसी कार्य को करने में पहले उसकी एक रूपरेखा अपना मन में, अपना दिमाग में बना लेते हैं, है ना। बना लेना चाहिए, तभी वो कार्य करना चाहिए कि हमको ये कार्य ऐसे करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? जो सीखने संबंधी का जो तरीका है वो बेहतर तरीका क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। कोई ज़रूरी नहीं है महंगी क्योंकि सारे विद्यार्थी के पास उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कोई गरीब होंगे, कोई अमीर होंगे, तो ये महंगी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत लगता है। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। तो दूसरा है सरल और रोचक, सरल भी होना चाहिए और रोचक भी होना चाहिए। ये भी उतना सटीक नहीं लगता है, फिर भी आगे देखते हैं। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, नहीं सिर्फ कहानी और का प्रयोग करके हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आगे है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ये सबसे बेहतर लग रहा है कि क्षमता के अनुरूप, जैसे किस क्लास के बच्चे हैं उसके अनुसार बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखाने संबंधित समस्याओं से संबंधित जो बेहतर तरीका वो अपनाना चाहिए कि बच्चे को क्या समझाया जाए, क्या बच्चे समझ सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी जो समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, अगर किसी भी विद्यार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं वो पूर्ण रूप से समझ सके। तो अगर एक तरीका से नहीं समझे, जैसे एक हिसाब को ही ले लें, अगर एक तरीका से बच्चे नहीं समझ सकते हैं तो उसको उंगली में समझाएं। अब उंगली में नहीं समझते हैं तो लाइन फाड़ के उसको समझाएं। तो विभिन्न शिक्षण पद्धति से इसको समझाया
जाए। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? सृजनात्मक का जो पोषण करता है वो कौन सा विद्यार्थी करता है? तो इसका जो आंसर होगा, पहला 4 ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की जो है अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध करना। पहला है कि जो भी विद्यार्थी हैं प्रत्येक को एक पोषण का अवसर उसको उपलब्ध कराना, एक मौका देना। दूसरा है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, ये सही नहीं है। कोचिंग कराना या विद्यालय प्रारंभ उपलब्धि के लक्ष्यों पर कोई लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए, नहीं हम जो पढ़ रहे हैं मेरा ये लक्ष्य है, ये पूरा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। अगला जो है वो है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ये भी जरूरी नहीं है कि अच्छा शिक्षण के लिए ही विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो एक मतलब उसको क्या होना चाहिए कि विद्यार्थी यहाँ जो है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक का अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन। तो उसमें एक अवसर उपलब्ध होना चाहिए जो प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात जो है प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर। जहाँ भी अवसर शब्द आ जाएगा आप समझ लेंगे कि ये सही होगा, क्योंकि अवसर जो है पॉजिटिव टैग है, ये सकारात्मक होगा। तो पहला आंसर ये सही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने के विद्यार्थियों में सृजनात्मक का पोषण होता है। अगर कोई बच्चा जो है क्लास में शिक्षक से बार बार प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक सृजनात्मक गुण है। और अगर आप क्वेश्चन करने का शिक्षक मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो इस सृजनात्मक गुण का विकास करने का मौका दे रहे हैं शिक्षक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो पियाजे के अनुसार जो है पहला है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से ऊपर होती है। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। और तीसरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। और चौथा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। तो पियाजे के अनुसार जो है जो अमूर्त संक्रमणों के विषय में जो तार्किक चिंतन करना जो प्रारंभ करते हैं बच्चे, वो है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें अमूर्त रूप से चिंता करना बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, वो है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। और जो मूर्त होती है तो वो जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है दोस्तों। तो अगला देखते हैं, इसका 4 अवस्था जो है इसके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ औपचारिक जो है 12 वर्ष के ऊपर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना जो है क्या हो सकता है, समृद्ध हो सकता है यदि। तो 4 ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षार्थी सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो शिक्षण सामग्री जो पढ़ने का जो मटेरियल है, विषय वस्तु है, तो वो अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ये कुछ सटीक नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करना। जो शिक्षण है वो विभिन्न, तो स्पष्टीकरण का प्रयोग करना, ये भी उतना सही नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिए जाए। तो परीक्षाओं पर ध्यान, सिर्फ परीक्षाओं पर ध्यान दे के नहीं पढ़ सकते हैं। अगला है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों, जो वास्तविक दुनिया से
उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जो कि हमारे जीवन में होता है उसको कक्षा में लाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, तो उससे क्या होगा, बच्चों में एक सृजनात्मक विकास होगा। तो वास्तविक दुनिया में तो यही क्वेश्चन आंसर सही होगा दोस्तों, कि लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। जो वास्तविक दुनिया में जो होती है उस अगर वो समझाया जाए उदाहरण देके बच्चों को, तो बच्चे सीखने में समृद्ध हो सकता है, सीखने में अच्छा हो सकता है और सीखने में आसानी हो सकता है। तो यहाँ सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, और वास्तविक जो है वो पॉजिटिव टैग भी है, तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक और प्रतिक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे तो क्या होगा, समझाएंगे तो शिक्षार्थी को मतलब विद्यार्थी को समझने में आसानी होगी, सरलता होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। मतलब नहीं नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं मानना चाहिए। 3 है जो मानना चाहिए, एक ऐसा है जो कि नहीं मानना चाहिए। पहला है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, दूसरा है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको मानना चाहिए। एक व्यापक है, सीखने का कोई अंत नहीं होता है। सीखना लक्ष्य नौमुखी होती है, ये भी सही है, सीखना एक लक्ष्य अनुमुखी होती है। तीसरा है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, तो सीखने के साथ साथ अन्य अधिगम जो है वो भी सीखने का एक प्रक्रिया है। शिक्षण संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है कि आप सिर्फ स्कूल ही जाएं वहीं पढ़ सकते हैं, नहीं, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। आप दिन में मतलब व्यवहारिक जीवन में जो भी काम करते हैं तो वो सारा क्या है, सीखना है। सारा घर में भी अगर कुछ काम करते हैं तो वो भी सीखना है, चलते हैं तो वो भी सीखना है। बच्चे अगर खड़ा होना सीखते हैं फिर चलना सीखते हैं तो वो भी एक काम है, वो भी एक सीखना है। तो आंसर जो होगा वो डी होगा। जैसे शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संसाधन है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। तो यही 4 ऑप्शन जो है सीखने की नहीं है, नहीं माननी चाहिए। तो क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर हम किसी विद्यार्थी में सीखने की प्रवृत्ति को हो तो शिक्षार्थियों को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान की कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, ना कि आप सिर्फ स्कूल जाएंगे तभी आप ज्ञान का प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो इसका है मैं माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने से सहायता की जानी चाहिए। तो माता पिता से सहायता की जानी चाहिए अगर दृष्टिबाधित होंगे। दूसरा है अगर सहायता की जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। बी में देखें तो विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ जो एक वर्ड आया टैग वर्ड श्रव्य, अगर श्रव्य हो तो इसका मतलब पॉजिटिव टैग है, जो सुनने या देखने वाली जो माध्यम है सीडी के माध्यम, तो लगता है यही आंसर होना चाहिए। फिर भी आगे देख लेते हैं। डैश के साथ कक्षा में मतलब विद्यार्थी वैसे विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे है उसको निचले स्तर से कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये भी नहीं है, क्योंकि समान क्लास में जो है सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए जो इसका आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका व्याख्या देख लें। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके
बल्कि उसके साथ कक्षा में जो दृश्य सीडी जो है के माध्यम से श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो अगर दृष्टि बाधित है तो वो सुन के सीख ले। उसके साथ भी एक समान व्यवहार के बच्चे हैं वो भी सीख जाएंगे सुन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सा बच्चा की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। अगला ऑप्शन है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। अगला है दोस्तों सान्निध्य या संगति, जो संगति कहते हैं, संगति की आवश्यकता, बच्चों के जो संगत होता है, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना, जो सराहना करते हैं की आवश्यकता, सराहना उसका करने की आवश्यकता। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा दोस्तों, शारीरिक अपशिष्ट पदार्थों का जो नियत रूप से बाहर निकालना, यही इसका आंसर होगा। इसका देख लेते हैं। जैसे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है। अगर शारीरिक जो आवश्यकता है ये है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा स्थान? विद्यालय एवं पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो आंसर होगा इसका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। आखिर क्यों होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे जो हैं संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित जो भी बातें होती है विकास को, है ना, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। और क्योंकि विद्यालय एक कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो किसको संकेतक माना जाता है अभिप्रेरण शिक्षक का? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा है कक्षा में एकदम खामोश रहना। चौथा है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ही एक अभिप्रेरित शिक्षण संकेतक माना जाता है, जो कि बच्चे कुछ, इसका मतलब होता है बच्चे कुछ सीख रहे हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरित किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने में, है ना, शक्ति प्रदान करता है। और व्यवहार करने में शक्ति प्रदान करता है, किसी तरह का प्रश्न पूछने में हिचकिचाहट नहीं होती है उसे। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित हो। अध्यापक छात्र के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें तीन जो होगा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण होगा, तीन ऑप्शन, और ये एक ऐसा होगा जो कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा, ये एक ऑप्शन। तो उसी ऑप्शन को आपको चुनना है दोस्तों। तो पहला है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, आदान प्रदान जो बात करने की क्षमता रखता हो। दूसरा है दोस्तों
जो दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, अमूर्त रूप से जो सोचता हो, तो ये भी सही है। तीसरा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता हो, ये भी एक गुण है बुद्धिमान बच्चे का। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने, तो रटने वाली जो बात होगी नेगेटिव टेक वर्ड है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। क्योंकि वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न को उत्तर समझने के बजाय क्या करते हैं, उसे रटने की क्षमता रखते हैं। तो रटने का जो छात्र है उसे हल करने की जो कोशिश करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते, वो सिर्फ रट सकते हैं, जिससे उसे आगे जो प्रश्न में समस्या होगी। अतः रटने बुद्धि का बच्चे का लक्षण नहीं, रटना जो है एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला और इसका अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, क्योंकि इसमें हमें 2 पार्ट बनाऊंगा दोस्तों, ने तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। बच्चे जो सृजन करते हैं इसका श्रेय किसको जाता है? तो पहला ऑप्शन है पावलोव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी जो समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है पियाजे को जाता है। इसका श्रेय पियाजे को, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा। अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।